Hello, dear students. So, after completing pharmacopoeia, in today's session, we will cover the impurities in pharmaceutical substances. So, basically, तो हमने previous session में what is pharmacopoeia, history of pharmacopoeia, then हमने कवर अप किया था इंडियन फार्माकोपिया को भी। तो हमने फार्माकोपिया के पार्ट को कंप्लीट कवर अप कर लिया था। तो आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सो बेसिकली इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। सो अकॉर्डिंग टू आईसीएच गाइडलाइन, ओके, आईसीएस गाइडलाइन के अंतर्गत इम्प्यूरिटी किसको बोलेंगे? आईसीएस गाइडलाइन, तो आईसीएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा? दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि आईसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। सो इम्प्यूरिटी क्या होगा आईसीएस की गाइडलाइन के अनुसार? सो इम्प्यूरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस इज defined as any component of new drug substance. So any component of new drug substance that is not the chemical entity present in the new drug substance. Let's suppose, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं कि let's suppose हमने एक ड्रग का डिस्कवरी किया, ठीक है, एनी ड्रग, लेट्स सपोज हमने पैरासिटामोल का डिस्कवरी किया। तो पैरासिटामोल के अंदर ओनली पैरासिटामोल के अलावा ओनली एपीआई, जो मेन पैरासिटामोल का पाउडर है, पैरासिटामोल पाउडर के फॉर्म में आता है, पैरासिटामोल का जो पाउडर फॉर्म है उसके अंदर हमने अगर स्टडी किया तो पैरासिटामोल के अलावा अगर उसमें कोई और इम्प्योर कंपाउंड प्रेजेंट मिला तो उसको हम बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर से समझाना चाहूंगा। हम जब शुगर खरीदते हैं, चीनी, ओके, शुगर ले लिया, शुगर, ठीक है, शुगर में क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो दुकानदार होते हैं वो अडल्टरेट करते हैं, मतलब शुगर में थोड़ा बहुत कुछ अलग से चीजें ऐड कर देते हैं जिसको हम पहचान लेते हैं। अगर शुगर है तो उसके अंदर कुछ कुछ अगर ऐड किया हो गया है तो हम उसको पहचान लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी। सो शुगर के अंदर अगर कोई अलग से चीज एक्स्ट्रा ऐड किया गया है तो हम उसको जान लेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी। वैसे ही पैरासिटामोल पाउडर में अगर कोई अलग से सब्सटेंस एडेड है तो हम उसको पहचान लेंगे और उसको बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिकली ये कंपाउंड इज इम्प्योर। सो केमिकली ये कंपाउंड इज इम्प्योर इफ इट कंटेन अनडिजायरेबल फॉरेन materials, okay, indesirable foreign materials, that is impurity. ओके, सो हमारा जो नीड है, कंपाउंड जो हमारा नीड है, उसके अंदर और कोई अलग से चीज अगर प्रेजेंट है, दैट इज फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी। सो केमिकली प्योर मीन्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटी। सो अगर हम कोई भी केमिकल कंपाउंड है, पैरासिटामोल है या फिर शुगर है, तो उसको हम प्योर कब बोलेंगे? जब उसमें कोई भी तरह का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसी समय उसको हम बोलेंगे केमिकली प्योर कंपाउंड। ओके, तो अब बात करते हैं ऑफिशियल फार्माकोपिया। सो ऑफिशियल फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब्स लिमिट फॉर द पर्टिकुलर इम्प्यूरिटीज। लेट सपोज हमने पैरासिटामोल लिया, पैरासिटामोल में हमारा लेट सपोज क्लोरीन, ओके, क्लोरीन नाम का एक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरीन हमने पता है क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन नाम का इम्प्यूरिटी हमारा उसमें प्रेजेंट है। तो उसमें ऑफिशियल फार्माकोपिया में क्या है कि पैरासिटामोल में अगर क्लोरीन नाम का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो उसका एक लिमिट सेट किया गया है। लेट सपोज क्लोरीन हमारा पैरासिटामोल में 5% प्रेजेंट है, ठीक है, अगर 5% से ऊपर क्लोरीन हमारा पैरासिटामोल में है तो उसको हम बोलेंगे क्या? इम्प्यूरिटी। अगर लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ हद तक कंसिडर नहीं किया जाता। सो ऑफिशियल फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब किया गया है कि लिमिट, कोई भी एक इम्प्यूरिटी जो है उसका एक लिमिट सेट किया गया है। लाइक कौन सा इम्प्यूरिटी? दैट इज सल्फेट। ओके, लाइक सल्फेट, क्लोराइड, हेवी मेटल्स, आर्सेनिक। सो सल्फेट का हमने डिसाइड कर रखा है लिमिट टेस्ट, क्लोराइड का लिमिट डिस्क्राइब करके रखा गया है, हेवी मेटल्स का रखा गया है, आर्सेनिक का रखा गया है।
तो जब हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट क्यों पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट इसलिए पढ़ेंगे कि कितना लिमिट तक हमारा जो सल्फेट है या फिर क्लोरीन है या फिर हेवी मेटल्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर उससे ज्यादा प्रेजेंट रहे तो उसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी, अगर उससे कम रहे तो हम बोलेंगे केमिकली सही है, केमिकली प्योर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एपीआई के बारे में। सो एपीआई नाम से पता चल रहा है, एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सो एपीआई स्टैंड्स फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient. So API stands for active pharmaceutical ingredient, which is the main ingredient present in the pharmaceutical compound or drug that produces the desired effect. तो मैं आपको बता दूं कि पैरासीटामोल जो है हम उसको यूज करते हैं मतलब जब हमारा कोल्ड या फिर फ्लू हो जाता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल जो है वो मेन ड्रग है हमारा, तो पैरासीटामोल को हम क्या बोलेंगे, एपीआई बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम एपीआई जब टैबलेट, पैरासीटामोल का क्या आता है, टैबलेट फॉर्म आता है। ठीक है, वो टैबलेट फॉर्म को बनाने के लिए और जो जो चीजें उसमें ऐड किया गया है उसको हम बोलेंगे क्या, एडिटिव। तो पैरासीटामोल को क्या बोलेंगे, पैरासीटामोल को बोलेंगे एपीआई। अदर देन एपीआई जो भी चीजें प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव्स। क्या बोलेंगे, एडिटिव्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें सब प्रेजेंट है उसको एडिटिव बोले। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसको क्या एडिटिव बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि क्लोरीन एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्लोरीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पैरासीटामोल की एक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जांपल ऑफ इम्प्योरिटीज दैट इज लीड, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, सल्फेट, आर्सेनिक। तो इसका एक लिमिट होता है, तो हम वो लिमिट टेस्ट में कवर अप करेंगे कि लिमिट टेस्ट में कवर करेंगे कि लीड का कितना परसेंटेज हमारा सही है, कैल्शियम का कितना परसेंटेज और कितने परसेंट के अंदर अगर रहता है तो वो सही है। ठीक है, उसका एक लिमिट टेस्ट चेक किया जाता है, उसको हम लिमिट टेस्ट बोलते हैं। तो आपको ये वाला स्लाइड अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ओके, अब जब हम क्लासिफिकेशन तक आ गए हैं तो फार्माकोपिया को कैसे भूल सकते हैं। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक था, तो उसमें सभी चीजें ऑफिशियली दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया द इम्प्यूरिटीज आर ऑफ जनरली 4 मेजर टाइप्स। इम्प्यूरिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट इम्प्यूरिटी कैसा है, इम्प्यूरिटीज व्हिच प्रोड्यूस toxic effect, which produce toxic effect and present beyond the limit and present beyond the limit of prescribed pharmacopoeia। जब मैंने आपको बताया कि impurity एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा प्रेजेंट हो गया वो टॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, तो कंपाउंड लेट सपोज एक्स वाला कंपाउंड है, तो X में अगर मोर देन 10% ऑफ हैवी मेटल प्रेजेंट है, हैवी मेटल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। लेट सपोज हमारा जो हैवी मेटल है उसका हमारा जो इम्प्योरिटी ना होने के लिए, केमिकली प्योर होने के लिए परसेंटेज चाहिए हमें लेस देन 5%। ठीक है, अगर मोर देन 5% ऑफ हैवी मेटल कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी शो करेगा, बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्यूरिटी। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया impurity which produce a toxic effect and present beyond the limit और इन प्रेस्क्राइब्ड फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया में लेट सपोज हमारा लेस देन 5% हम अगर लेते हैं हेवी मेटल्स तो हमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, वो मेंशन है। लेकिन हमने मोर देन 5% ले लिया तो क्या होगा, वो एज ए इम्प्यूरिटी एक्ट करेगा, वो बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया, इज द फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सो इम्प्यूरिटीज व्हिच आर हार्मलेस, सेकेंड इम्प्यूरिटीज व्हिच आर हार्मलेस but if present beyond the prescribed, if present beyond the prescribed limit, it in pharmaceutical substances it will change the effect of the active ingredient। okay, so क्या होगा, देखो
इस इम्प्योरिटी को डिफाइन मतलब क्लासिफाई ऐसे किया गया है। देखो पहले तो बताया मैंने कि टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। सेकंड मैंने क्या बताया, सेकंड यहाँ पर ये बता रहा है कि इफेक्ट में चेंज कर देगा। हम लेट सपोज सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, नमक का पानी हमें चाहिए, नमक का पानी। लेट सपोज हमने ये पर वाटर लिया है, वाटर में हमने NaCl ऐड किया। हम डेली यूज में क्या करते हैं, जब कभी भी पेट खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चीनी और नमक का मिलाकर एक पानी लेते हैं, जिसको हम ORS भी बोल सकते हैं। ठीक है, ORS की तरह act करता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, तो ORS में चीनी का क्वांटिटी लेट सपोज हमने 1 ग्राम लिया है। ओके, 1 ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर 1 ग्राम से ज्यादा हो गया तो पानी जो हमारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, 1 ग्राम ना लेकर हमने 2 ग्राम ले लिया, तो इफेक्ट में तो चेंज ही आएगा, हमको ज्यादा नमक नमक टेस्ट आएगा। पता है क्योंकि क्योंकि सोडियम क्लोराइड का अमाउंट ज्यादा हो गया। सो इम्प्यूरिटी ये हार्मलेस है, मतलब नमक का पानी खराब नहीं है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो इफेक्ट है सो ORS का वो घट जाएगा और सोडियम क्लोराइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड पॉइंट है, impurities which are harmless but if present beyond the prescribed limit of the pharmaceutical substances it will change the effect of the active ingredient। मैंने ORS का एग्जांपल लेकर आपको समझाया कि ORS में अगर 1 ग्राम लिमिट दिया गया है फार्माकोपिया में, अगर उससे ज्यादा हमने ले लिया तो क्या होगा, वो उसका एक्टिविटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, impurities impurities whose presence beyond the limit may affect the storage condition may affect the storage condition okay of the pharmaceutical substances। तो पहले हमने बात किया टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, अगर मतलब जितना अमाउंट दिया गया उससे ज्यादा लेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। सेकंड हमने बात किया कि इम्प्योरिटी क्या कर सकता है, वो लिमिट से अगर ज्यादा लिया जाए वो क्या कर सकता है, हमारा एक्टिविटी पर इफेक्ट से चेंज कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि स्टोरेज कंडीशन को अफेक्ट करता है। स्टोरेज कंडीशन, लेट सपोज हमने कोई भी कंपाउंड रखा है बॉटल में, ठीक है, बॉटल में, जार में, कोई भी कंटेनर में हमने कुछ कंपाउंड रखे हुए हैं, उसमें अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, कंपाउंड को गीला गीला टाइप कर देगा, वाटरी वाटरी टाइप कर देगा। जैसे कि आप देखे होगे, नमक को आप अगर एक ट्रे में रख दो बाहर कुछ देर के लिए, लाइक 3 to 4 आवर, वो क्या होगा, नमक थोड़ा थोड़ा, सॉल्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल रहा है। ओके, सो impurities whose presence beyond the limit may affect the storage condition। सो स्टोरेज कंडीशन को भी अफेक्ट करता है impurities। सो जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर डिकम्पोज द स्टोरेज कंडीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसीलिए कोई कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं, किसी को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। अगर इंसुलिन एक दवाई आती है जो कि डायबिटीज में दिया जाता है, अगर इंसुलिन जो दवाई है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, उसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो है कोल्ड टेम्परेचर। अगर नॉर्मल कंडीशन पर हम रखेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो उसका क्या होगा, उसका जो इफेक्ट है वो घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं। समझ गए? तो फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, impurities whose presence beyond the limit may change the color order and taste। ओके, सो यहाँ पर लिखा गया है impurity क्या कर सकता है, कलर को चेंज कर सकता है, लिमिट से ज्यादा अगर ले लिया हम उसको, वो कलर चेंज कर सकता है, ऑर्डर को चेंज कर सकता है, टेस्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है क्या, फेनोलिक इम्प्यूरिटीज के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेनोलिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द सोडियम सैलिसाइक्लेट will alter the color of the solution will alter the color of the solution। ठीक है, समझ गए अब कि impurities क्या क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी शो कर सकते हैं, सेकेंड impurity इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, थर्ड impurity स्टोरेज कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ये कलर, ऑर्डर और टेस्ट को भी हैम्पर कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ impurity अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। मैं अच्छे से समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझिए। आप वीडियो ज्यादा लेंदी है
तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं, अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड स्लाइड पर। Okay, so according to ICH guideline, the following type of impurities can be present in the API. So according to the ICH guideline, so ICH guideline के अंतर्गत impurity को different type में divide किया गया है। पहले तो organic, then inorganic, then residual solvents. So what is organic impurities? So organic impurities are the kind of impurities which produced during the सिंथेसिस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट सपोज हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, सो हमने एक एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू सिंथेसिस एक वेसल के अंदर कर रहे हैं। जो हम सिंथेसिस के दौरान अगर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, हम सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट लेट सपोज लिया है, और कोई भी एक कंपाउंड लिया है और उसमें से हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो उसके साथ ही साथ अगर वाटर का थोड़ा प्रेजेंस रह जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। और ये जरूरी नहीं है कि हमने जो सिंथेसिस किया उसमें सिर्फ वही एल्डिहाइड ही प्रोडक्शन हुआ हो, कुछ अलग अगर कंपाउंड प्रोडक्शन हो गया है या फिर रह गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। So basically, so these are the kind of impurity which is produced during the synthesis process and any drug substances or during the storage of the particular drug. So ये जो impurity है storage के condition में भी arise हो सकते हैं, during the synthesis भी arise हो सकते हैं। Second point, these impurities are basically process and drug related. Okay, so जो ये वाला जो organic impurities होते हैं, organic impurities generally क्या होते हैं? ड्रग के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रग का सिंथेसिस हो रहा है तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट बन गया तो वो एक इम्प्योरिटी है। कुछ प्रोसेस में अगर गड़बड़ी हो गई, प्रोसेस चेंज हो गया, तो वहां पे भी इम्प्योरिटी जनरेशन हो सकता है। इट में अराइज फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, या फिर बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गया तो उससे भी इम्प्योरिटी जनरेट हो सकता है। उसके बाद एक्सिपिएंट एंड रीएजेंट, सो एक्सिपिएंट्स के से भी हमारा इम्प्योरिटी जनरेट हो सकता है, रीएजेंट से भी इम्प्योरिटी जनरेट हो सकता है। मतलब जो जो चीजें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होता है, कहीं से भी इम्प्योरिटीज का जनरेशन हो सकता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, द इम्प्योरिटीज कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी इम्प्योरिटीज हम प्रोडक्ट होता है तो उसको इजीली हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ये बहुत ही आपको इजी लग रहा होगा, बहुत ही इजी टॉपिक है ये वाला। सो नेक्स्ट, दिस इम्प्योरिटी कॉज मेनली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो उस टाइम पर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का जनरेशन होता है। ठीक है, it can be caused due to inorganic salt, catalyst, heavy metals like lead, arsenic, chloride, etc. and reagents. So basically और inorganic impurities हम जनरेट होता है किससे? ना कैटलिस्ट के द्वारा या फिर रॉ मटेरियल का द्वारा। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान जनरेट होते हैं। ठीक है, इसको हम लिमिट टेस्ट के और से अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक कंपाउंड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ये वाला एक कंपाउंड बनकर रेडी हो गया, तो इसके अंदर कोई भी अगर लेट सपोज हमको डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोरीन परफॉर्म कर देंगे। अगर क्लोरीन का प्रेजेंस होगा डिटेक्ट हो जाएगा। सो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। तो थर्ड आते हैं क्या? रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ओके, सो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स क्या होता है? सो दीज आर दोज इम्प्योरिटी व्हिच मे प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम द सॉल्वेंट। हमने अगर कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोसीड किया है, ये मेरा रिएक्शन बेसल है, इसमें मैंने सॉलिड कंपाउंड लिया और इस सॉलिड कंपाउंड को मैं एक अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमेशा सॉल्वेंट रिक्वायर होता है।
कोई भी रिएक्शन विदाउट सॉल्वेंट प्रोसीड हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो डिफरेंट रिएक्शन के लिए हमें सॉल्वेंट चाहिए होता है। अगर सॉल्वेंट के वजह से कोई भी इम्प्यूरिटीज जनरेट होता है तो ये उसको इम्प्यूरिटीज कहला सकता है। ठीक है, these are the impurities which may produce during the manufacturing process from the solvents। ओके, सॉल्वेंट की ओर से भी इम्प्यूरिटीज का जनरेशन हो सकता है। ये इम्प्यूरिटीज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि ये दोनों क्या है एलाबोरेट वे में। Okay, so first of all, that is the destructive impurity. So basically, what is destructive impurity? So these are the impurities which stop or prohibit the activity of the drug substances। ये वो impurities होते हैं जो कि हमारे ड्रग की जो एक्टिविटी है उसको रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? सिंथेसिस कर रहे थे, ड्यूरिंग द सिंथेसिस के सॉल्वेंट में प्रॉब्लम आया तो सॉल्वेंट क्या करेगा, वो रिएक्शन को वहीं पर स्टॉप कर सकता है। सॉल्वेंट का वो कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी। इट कैन बी रिमूव बाय केमिकल और फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन। ओके, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कैसे उसको रिमूव करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो आप ऐसा जानकर रखिए कि जो डिस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटीज होते हैं वो बेसिकली वो जो ड्रग सब्सटेंस हम सिंथेसिस कर रहे थे उसका एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। और इसको हम रिमूव आउट कैसे कर सकते हैं, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन एंड एनी अदर रिक्रिस्टलाइजेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसको हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी। These are the impurities which improve the activity of the drug substances। बेसिकली हम जब बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसी टाइप से कंस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटीज क्या होते हैं, ये ऐसे इम्प्यूरिटीज होते हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन एक अच्छे काम के लिए, वो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या फिर एक्टिविटी अगर नहीं आ रहा है तो उसको आने के लिए करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी। एग्जाम्पल क्या है, एडिंग 2%, सो एडिंग 2% लेस कार्बन इन प्योर आयरन कैन कॉज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील। तो स्टील का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, स्टील का मैन्युफैक्चर होता है किसके प्रेजेंस में, ना आयरन जो कि Fe होता है और कार्बन। ओके, सो आयरन और कार्बन का जो अलॉय बनता है, अलॉय आप सभी को पता होगा, मिक्सचर ऑफ द मेटल्स। ओके, सो अलॉय के प्रेजेंस में हमारा स्टील का प्रोडक्शन होता है। हम जो जितने भी कार्बन लेते हैं तो उसका अगर लेस देन 2% ऑफ कार्बन लेते हैं और उसका आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। इसको हम बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव इम्प्यूरिटी। मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ आप बने रहिए और चीजों को अच्छी तरह से समझिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी के बारे में। क्या क्या सोर्स होता है इम्प्यूरिटी के, तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखा गया है। तो 6 टाइप के होते हैं, तो मैं इसको 8 टाइप के होते हैं, मैं आपको इसको अच्छे से आगे समझाता हूँ। चलिए, ओके, द फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। सो जो हमारा रॉ मटेरियल है वहीं से भी इम्प्यूरिटीज का जनरेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल से। नेक्स्ट, मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। सो बेसिकली द रॉ मटेरियल क्या होता है, देखो एक मिनट, हाँ, द रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड ऑफन कंटेन इम्प्यूरिटी। ओके, तो पैरासिटामोल, हम एक अच्छा सा एग्जांपल है पैरासिटामोल का, तो मैं उसको लेकर आपको समझाता हूं। देखो, लेट सपोज हमारे पास है पैरासिटामोल का पाउडर, ये एक भेसल है, हमारे पास पैरासिटामोल का पाउडर प्रेजेंट है। इसको मतलब हम जानते हैं कि पैरासिटामोल का पाउडर है, लेकिन इस पैरासिटामोल के पाउडर में कोई भी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं, हमको वो पता नहीं है। लेट सपोज इसमें क्लोराइड का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, अगर हम इसका लिमिट टेस्ट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये केमिकली प्योर है
या फिर नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, समटाइम्स जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया पैरासिटामोल का एग्जांपल दिया, तो रॉ मटेरियल में भी कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो आगे जाकर रिएक्शन को हैम्पर करते हैं, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाता और हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट होता है वो बन नहीं पाता। ठीक है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू एम्प्लॉय प्योर केमिकल सब्सटेंसेस एज रॉ मटेरियल। ठीक है, सो इसीलिए हमको जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग करने से पहले इसको एक बार केमिकली चेक कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ टीन प्रेजेंस ऑफ टीन लीड सिल्वर कॉपर कोबाल्ट एंड गोल्ड इन द बिस्मथ सॉल्ट। सो बिस्मथ के सॉल्ट के अंदर हमारा टीन का या फिर लीड या फिर सिल्वर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसको पहले हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सम impurities get incorporated into the material during the manufacturing process. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा impurities जनरेट हो सकता है। तो फर्स्ट impurity जो जनरेट होता है जो कि सॉल्वेंट के वजह से हमारा जो है impurity जनरेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा गया है वाटर इज ए कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड which when is not drained properly may cause contamination and impurity। कोई भी अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस हमने रिएक्शन कर लिया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने कलेक्ट कर लिया, अगर उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर, जो वाटर क्या है, वाटर बेसिकली मॉइस्चर है, तो वाटर अगर मॉइस्चर के फॉर्म में उसमें रह गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को डिकम्पोज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली तो सॉल्वेंट के बारे में अगर हमने बात किया है तो वाटर को हम कॉमनली यूज करते हैं सॉल्वेंट के हिसाब से। अगर वाटर को सही तरह से ड्रेन नहीं किया गया, मतलब वाटर को सही तरह से रिमूव हमने नहीं किया, तो हमारा वो क्या हो सकता है, एज ए इम्प्यूरिटी के हिसाब में काम करेगा। ठीक है, अब हम सेकेंड बात करते हैं जनरली कैटलिस्ट आर यूज टू इंड्यूस द रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव कर देते हैं। अगर वही रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव कर देता है और आपको पता ही होगा कि आफ्टर रिएक्शन दे रिएक्शन से बाहर हो जाते हैं, अगर बाहर नहीं होता है, अगर मैंने यहाँ पर एक कैटलिस्ट को यूज किया, ए बी के साथ रिएक्शन किया और हमारा ए बी प्रोडक्ट बन गया, किसके प्रेजेंस में, सी के प्रेजेंस में। अगर ये सी जो कंपाउंड है, कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट अगर रिएक्शन से बाहर नहीं गया, हमारा क्या प्रोडक्ट, अलग कुछ प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। तो इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को इंड्यूस तो करता है, कभी कभी इसका अगर प्रेजेंस हो जाता है, किसी छोटे अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो ये एक्ट करेगा इम्प्योरिटी के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन वेसल। सो बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन वेसल की बात लिखा गया है, द रिएक्शन वेसल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मेड अप ऑफ आयरन कॉपर जिंक एल्यूमिनियम टीन एक्सेट्रा। सो ट्रेसेस ऑफ दिस मेटल में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब हम अगर वही कंपाउंड यहाँ ऐसे सिंथेसिस हो रहा है, मतलब आयरन के वेसल में यहाँ पर कोई भी कंपाउंड हमारा बन रहा है और उसमें अगर हमने कोई स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप मतलब उसमें अगर हमने एक ग्लास रॉड से स्क्रैप कर दिया, अगर आयरन का कोई भी कंटेंट हमारा वो जो मटेरियल है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें मिल गया, तो वो क्या कर सकता है, एज एन इम्प्योरिटी भी एक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर ये छोटी छोटी बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि रिएक्शन बेसल है, रिएक्शन बेसल से कुछ भी आ सकता है, ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटी। नेक्स्ट थर्ड, दैट इज द इंटरमीडिएट्स। या थर्ड क्या है, हमारा थर्ड जो है इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो इंटरमीडिएट यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट कैसे हमारा एक्ट करता है इम्प्यूरिटी के हिसाब में। देखो, तो हमारा यहाँ पर दिया गया है पोटासियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द पोटासियम हाइड्रोक्साइड विथ आयोडीन। अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, सो पोटासियम आयोडाइड को हमने, सॉरी पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट किया आयोडीन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, पोटासियम आयोडाइड बनेगा, बनेगा कि नहीं, पोटासियम आयोडाइड बनेगा। और उसके साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या बन सकता है, HI
Okay, hydrogen iodide. Okay, so potassium iodide is prepared by treating the potassium hydroxide with iodine. The intermediate potassium iodate will be formed, which is reduced to iodine. Okay, so during the process of formation of potassium iodide, जब potassium iodide formation होता है उसके बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है जो कि होता है क्या, पोटाशियम आयोडेट, जो कि फिर से रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर आयोडीन फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये होता है इंटरमीडिएट का काम। तो इंटरमीडिएट कभी कभी भी हमारा इम्प्योरिटी के हिसाब से काउंट किया जाता है, क्योंकि कभी कभी इम्प्योरिटी भी जो इंटरमीडिएट होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है आयोडीन में, जो कि इम्प्योरिटी के हिसाब से काम करता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमको नहीं मिलता। ठीक है, समझ गए ये वाला स्टेप भी, इंटरमीडिएट वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट दैट इज द रीएजेंट वी यूज। ओके, सो रीएजेंट के बारे में अगर बात करें, द फाइनल प्रोडक्ट में कंटेंट, सो द फाइनल प्रोडक्ट में कंटेंट unreacted reagent as impurity. ओके, सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो सभी स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। कभी क्या होता है, जो रीएजेंट हमने लिया था, स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, वो भी थोड़ा बच जाता है, तो वो भी एक्ट करता है किस तरह, वो भी एक्ट करता है इम्प्योरिटीज की तरह। अगर हम उसको अच्छे से मतलब रिमूव आउट नहीं करेंगे, वो एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा। एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, लीड as an impurity may result in sulfuric acid used as a reagent. So हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड रीएजेंट लेते हैं तो वहां पे लीड जो कंपाउंड है वो एक इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। सो एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डस्ट हो गया, कहीं कहीं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो सारे चीजें हैं वो भी हमारा आज कंटामिनेंट हिसाब से काम करते हैं। मतलब अगर मॉइस्चर की अगर मैं बात किया तो मॉइस्चर की वजह से भी कभी कभी हमारा जो रिएक्शन होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, वो एक इम्प्योरिटी की तरह काम करता है। उसके साथ ही साथ हमारा अदर जो भी गैसेस हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो भी एक कंटामिनेट की तरह, इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज। ओके, सो कभी कभी क्या होता है ना, प्रोडक्ट में हमने प्रिपेयर कर लिया, यहाँ पर मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर, हाँ, हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया, उसको हमने एक कंटेनर में रख लिया, ये वाला लेट सपोज ये एक कंटेनर है, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को बनाकर रख दिया। ठीक है, मैंने जो स्टोरेज कंडीशन में बताया था वही चीज है कि हमारा इसके अंदर मॉइस्चर जाना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन, और इसको हमको कोल्ड टेम्परेचर पर रखना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर पर। लेकिन हमने कोल्ड टेम्परेचर पर ना रखकर इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो इसमें क्या होगा, इसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर स्टोरेज कंडीशन चेंज होता है, कोई कोई प्रोडक्ट में क्या होता है ना, हमारा डीकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वैक्सीन्स, सो वैक्सीन्स को आप हमेशा देखे होगे वो फ्रीज में रहता है। पोलियो वैक्सीन हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, सो पोलियो वैक्सीन जो है उसको हम कोल्ड टेम्परेचर पर रखते हैं। अगर उसका स्टोरेज कंडीशन चेंज कर दिया जाए वो ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टोरेज कंडीशन भी एक टाइप का अफेक्ट करता है इम्प्योरिटी की तरह। नेक्स्ट, अडल्टरेशन। अडल्टरेशन तो हमारा इंडिया में बहुत सारे होते हैं। चावल में आप देखे होंगे कि दाना दाना कुछ भी ऐड कर देते हैं। सो impurities may also occur due to person who is doing the complete manufacturing process. It occurs due to human error. ओके, ह्यूमन एरर के तौर से भी कभी कभी हमारा इम्प्योरिटी जो है वो आ सकता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया अभी ना चावल का, अगर चावल 70% है तो 30% कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा कुछ होता है, आप देखे होंगे। जैसे कि शुगर में मैंने बोला, शुगर में कुछ कुछ चीजें इम्प्योरिटी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम भी डेलिबरेट अडल्टरेशन कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। तो हमने आज क्या क्या सीख, चलिए देखते हैं और एक बार।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या होते हैं हमने पढ़ा, आईसीएच का फुल फॉर्म दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, उसके बारे में देखा। और उसके बाद देखा कि एपीआई क्या होते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके बाद फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग में हमारा कितने टाइप्स के इम्प्योरिटीज होते हैं उसके बारे में पढ़ा, जो कि पहले होते हैं क्या, जो कि टॉक्सिसिटी शो करते हैं। दूसरे के बारे में हमने पढ़ा जो कि इफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तीसरे बारे में हमने पढ़ा जो कि इम्प्योरिटीज वो होते हैं जो कि स्टोरेज कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। चौथे वाले जो कि कलर, ऑर्डर और टेस्ट को अल्टर कर सकते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू आईसीएस गाइडलाइन इम्प्योरिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। उसके बाद हमने देखा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि हमारा पहला हो गया रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल्स। उसके बारे में उसके बाद हमने पढ़ा रीएजेंट जो यूज करते हैं उससे भी इम्प्योरिटीज आ सकता है। मेथड और प्रोसेस में रॉन्ग अगर हो गया तो इम्प्योरिटीज जनरेट हो सकते हैं। इंटरमीडिएट के बारे में हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से, डीकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज, accidental substitution, deliberate adulteration. So these are the some source of impurities. I hope you have made all the important notes and you have write all the things proper way. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम सेशन में कवर करने वाले हैं लिमिट टेस्ट, मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना कर रखा है। तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर अप करेंगे और उसके साथ ही साथ हम एक एक करके लिमिट टेस्ट को पढ़ेंगे। पहले क्लोरीन का पढ़ेंगे, उसके बाद हेवी मेटल्स, आयरन, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। सो विद दिस ये एक बहुत अच्छा सेशन रहा। तो विद दिस आई एम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।